हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CSIR दिसंबर 2016 के केमिस्ट्री के पेपर के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। टॉपिक्स आपको पता ही है, मैं जो आपको जनरली मैं टॉपिक वही पढ़ाता हूँ वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, जैसे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, ग्रुप थ्योरी, फिजिकल स्पेक्ट्रा और क्वांटम मैकेनिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये वाले टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, CSIR नेट दिसंबर 2016 के केमिकल साइंसेज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे हम उसकी बात आज करने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का है। द वेट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन with 2 up and 3 down spin in a system with 5 spin half particles is। वेट का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपसे पूछ रहा है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होगी? अरेंजमेंट कैसे होगा? देखो, आपको क्या कह रहा है, 2 तो अप स्पिन में है और 3 डाउन स्पिन में है। मतलब 2 पार्टिकल तो अप स्पिन वाली स्टेट में है जिसकी एनर्जी ये वाली है, और 2 पार्टिकल आपके किस में है भाई? डाउन स्पिन वाली स्टेट में। 3 पार्टिकल आपके डाउन स्पिन वाली स्टेट में। मतलब वो कह रहा है 2 स्टेट में आपके पार्टिकल क्या है, एक में 2 है और एक में क्या है, 3 है। आपको यहां से ऑक्यूपेंसी नंबर बता रहा है। वो क्या बता रहा है आपको? यहां से ऑक्यूपेंसी नंबर बता रहा है। ऑक्यूपेंसी नंबर आपको बता रहा है, ऑक्यूपेंसी नंबर। और ऑक्यूपेंसी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ऑक्यूपेंसी नंबर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय पाई ऑफ ni का फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं तो यहाँ पर n फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 पार्टिकल है, 2 एक स्टेट में है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल। n कितनी भाई? 5 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या? 2 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल। ये बन जाएगा भाई आपके पास, ये आएगा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 into 3 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। आंसर बन जाएगा आपके पास 10। 10 विल बी द आंसर। जब कभी भी आपको स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल बता दे, जब कभी भी आपको स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल बता दे तो आपको क्या करना होता है? सिंपल ऑक्यूपेंसी नंबर का फॉर्मूला लगाना होता है। अगर वो कहता कि ये स्टेट डीजनरेट भी है, अगर डीजनरेट भी कहता, अगर डीजनरेट भी कहता तो W का फॉर्मूला क्या हो जाता? फिर हो जाता भाई n फैक्टोरियल तो बाहर, और यहां पर आ जाता पाई GI की पावर ni बाय ni का। उस टाइम आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, उस टाइम आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। फॉर ए रिएक्शन विद एन एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी EA 49800 जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 600 केल्विन एंड 300 केल्विन K600 बाय K300 इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? देखो भाई, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन आपको पता है, ln K2 by K1 एक्टिवेशन एनर्जी बाय टेम्परेचर बाय गैस कांस्टेंट T2 minus T1 by T1 into T2 ln K2 by K1 is equal to EA by R 1 upon T1 minus 1 upon T2। दिस इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। T2 दिया हुआ है 600, T1 दिया हुआ 300। कुछ नहीं करना भाई, ln K at 600 by K at 300 is equal to EA by R। EA into 1000 कर दिया, जूल में बदल दिया, R की वैल्यू रख दी, R दिया हुआ यही लेना है। 600 minus 300, 300 into 600, इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो ln K 600 by K 300 ये कितना आ रहा है भाई? 10 आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? K 600 दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लोगे, K 300 E की पावर 10 आ जाएगा, E की पावर 10 आ जाएगा। सिंपल। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? डी हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन में ही आंसर है। द करेक्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। इनमें से कौन सा करेक्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए? देखो, पहले को देखोगे, नॉर्मलाइजेशन होने के लिए मान लो कोई फंक्शन आपके पास ऐसा है, साई इज इक्वल टू C1 φ1 प्लस C2 φ2 प्लस C3
φ3। ये कब नॉर्मलाइज होगा? ये नॉर्मलाइज होगा, साई नॉर्मलाइज होगा इफ, कब? C1 स्क्वेयर C2 स्क्वेयर C3 स्क्वेयर क्या हो? 1 के बराबर हो। C1 स्क्वेयर C2 स्क्वेयर C3 स्क्वेयर किसके बराबर हो भाई? 1 के बराबर हो। तो पहले वाले में देखोगे क्या है? C1 C2 C3 1/9 1/9 1/9, ये क्या आ जाएगा? 3/9 3/9, वो क्या आ जाएगा भाई? 1/3 आ जाएगा। इसमें C1 स्क्वेयर C2 स्क्वेयर C3 स्क्वेयर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। और जब इसको देखोगे तो ये भी नॉर्मलाइज नहीं है, 1/3 प्लस 4/3 प्लस 1/6, तो इसको देखोगे वो भी 1 नहीं आ रहा। इसको देखोगे 1/3 प्लस 1/4 इंटू 3 1/12 प्लस 1/6, ये भी नहीं आ रहा, ये भी 1 नहीं आ रहा। ये क्या आ जाएगा? देखो सी को देखोगे तो जब 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, दिस इज इक्वल टू 1। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन विल बी सी। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन विल बी सी। करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई आपका? करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामीटर विच इज ऑलवेज डिक्रीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। देखो, हीट कैपेसिटी और हीट की फॉर्म में तो कभी स्पॉन्टेनिटी हम देखते ही नहीं। हम स्पॉन्टेनिटी किस टर्म में देखते हैं भाई? एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, या फिर HGAU। हम हमेशा इन्हीं की टर्म में स्पॉन्टेनिटी देखते हैं। ठीक है, यहां देखो भाई, ये आप मैक्सवेल स्क्वायर से आप इसको सोल्व कर सकते थे। आप इसको मैक्सवेल स्क्वायर से सोल्व कर सकते थे। कैसे भाई? देखो, मैक्सवेल स्क्वायर बनाते, ठीक है, यहां एरो, यहां एरो, HGA। पहली बात, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए मैक्सवेल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इंक्रीज करेंगी, ये डिक्रीज नहीं करेंगी। क्या करती है? इंक्रीज करती हैं। एंट्रोपी और प्रेशर हमेशा इंक्रीज करेंगे, और यहां पर एंट्रोपी और प्रेशर ऑप्शन भी नहीं है। वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज करेंगे, हमेशा डिक्रीज करेंगे। उसके बाद जितने भी पोटेंशियल्स हैं, जैसे H हुआ, G हुआ, A हुआ और U हुआ, ये सभी डिक्रीज करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना कि एंथैल्पी किन कंडीशन पर डिक्रीज करेगा, तो एंथैल्पी के साइड में कौन है? एंट्रोपी है और प्रेशर है। एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, जो DH होगा वो कांस्टेंट एंट्रोपी और प्रेशर पर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। या फिर अगर स्पॉन्टेनियस के लिए बात करूं तो लेस देन 0 होगा। ठीक है भाई, फ्री एनर्जी जो है, फ्री एनर्जी के एक साइड कौन है? प्रेशर, एक साइड कौन है? टेम्परेचर। तो जो DG है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होगा? लेस देन 0 होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इंटरनल एनर्जी DU, जो DU है वो कांस्टेंट एंट्रोपी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होगा भाई? लेस देन 0 होगा। लेस देन क्या होगा? 0 होगा। तो क्या किस पे कह रहा है वो? कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम पर कह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, आंसर विल बी इंटरनल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ऐसे ही देखो भाई, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द प्लॉट विद द स्लोप इक्वल टू, वो कहना चाहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का एक्सप्रेशन होता है ना, उस एक्सप्रेशन में आप किस किस के वर्सेस ग्राफ बनाओ। क्या तो y एक्सिस पे हो, क्या x एक्सिस पर हो, कि स्लोप क्या आ जाए? माइनस डेल्टा H/r आपके पास क्या रहे? स्लोप रहे। याद करो भाई, क्या होता है? k इज इक्वल टू KBT/H, KBT/H। ठीक है, e की पावर डेल्टा G/RT, ये होता है भाई e की पावर डेल्टा G/RT। डेल्टा G क्या होता है भाई? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां पर ऐसे लगा दूंगा भाई, ट्रांजिशन स्टेट के लिए है, इसके ऊपर भी ये लगा दूंगा। ये आ जाएगा k इज इक्वल टू, जब रखोगे तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू KBT/H, e की पावर
डेल्टा एच बाई आर टी, ई की पावर डेल्टा एच बाई आर। यहां पर आएगा माइनस का साइन, यहां पर माइनस का साइन आएगा, टाइपिंग एरर है, माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या करना चाहता है भाई, मुझे ये क्या चाहिए, मुझे तो ये स्लोप चाहिए। स्लोप, स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बाकी टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको मुझे इंटरसेप्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको तो रख देता हूं बाहर और इसको लेकर आता हूं अंदर, और टेम्परेचर को ले आता हूं नीचे, क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली टर्म है। तो टेम्परेचर को मुझे एक्सिस पर लेना पड़ेगा ना, टेम्परेचर के साथ भी तो चेंज होगी। तो टेम्परेचर लेकर आ जाता हूं यहां पर। बाकी सब देखो, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये तो इंटरसेप्ट में आ ही जाएगा। तो टेम्परेचर मुझे नीचे लेना होगा, तो टेम्परेचर लेकर आऊंगा नीचे, तो ये बन जाएगा k बाई टी इज इक्वल टू के बी बाई एच, ये अंदर e की पावर डेल्टा एस बाई आर माइनस इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। दोनों साइड ln ले लोगे, तो ln k बाई टी प्लस इस पूरे के बाहर ln और इसके बाहर ln से e कैंसिल आउट, डेल्टा एच बाई आर बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू, दिस इज y, दिस इज y, दिस इज m इंटू एक्स, और दिस इज क्या, c। ये पूरा का पूरा c है इंटरसेप्ट, ये क्या है भाई, स्लोप, और ये तो चाहिए था। आंसर क्या आ जाएगा, ln k बाई टी वर्सेज 1 बाई टेम्परेचर। आंसर विल बी c, आंसर विल बी c, करेक्ट आंसर आ जाएगा c। सही है भाई, इस तरीके का क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं भाई, द ट्रांजिशन दैट बिलोंग टू लाइमन सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो भाई, देखिए देखिए एक बार इधर, लाइमन सीरीज देखो कौन सी सीरीज होती है, लाइमन बाल्मर पास्चन, ये होते हैं ना सीरीज। ठीक है, यहां पर होता क्या है, यहां पर N1 होता है और N2 होता है, N1 होता है और N2 होता है। ठीक है, देखो भाई N2 क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3, यहां पर क्या है, यहां पर 1 के बाद सारे 2 2 3 4 एंड सो ऑन, 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो N2 है वो 1 फिक्स है, मतलब ये 1s ही रहेगा। तो ये तो 4s से 2s है, कैंसिल आउट, ये 4p से 2s है, ये भी कैंसिल आउट, ये तो 4s से 2s है, क्योंकि 2 में तो अलाउड ही नहीं है, 2 के लिए तो बाल्मर सीरीज आ जाएगी। और इसका मतलब ऑप्शन या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन जो सिलेक्शन रूल कहता है वो ये कहता है कि जो डेल्टा एल है, जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, ऐसा कह सकते हो आप, वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए भाई, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो s के लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए भी l की वैल्यू 0, इसके लिए तो 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0, इसके लिए l की वैल्यू 0, इसके लिए l की वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ इसके लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, या फिर कह लो कि इसके लिए क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 0 माइनस 1, इसके लिए डेल्टा क्या है, -1। तो ये वाला अलाउड ट्रांजिशन है। हाँ ये है, तो ये भी बाल्मर सीरीज का, पर ये अपीयर नहीं होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। अपीयर कौन सा होगा, दिखेगा कौन सा भाई, ये वाला, ये वाली क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली अलाउड ट्रांजिशन है। फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं होते, नहीं दिखाई देते, दिखाई नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं होते। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1s से पे आ रहा है, कहां से, 4p से, क्योंकि p और s के लिए डेल्टा एल किसको फॉलो करता है, प्लस माइनस 1 को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है भाई, प्लस माइनस 1 को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, वाइब्रेशन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल आर मॉडल्ड बाय द हार्मोनिक पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है भाई, हार्मोनिक पोटेंशियल से v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से करते हैं। इफ द पोटेंशियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर, अगर पोटेंशियल क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी और फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो F क्या होता है, F होता है भाई माइनस dv बाई dx, F इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। क्लासिकली होता है माइनस d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, -2x। ठीक है, F क्या आ गया भाई, -2x। और अगर मैं बात करूं, फोर्स तो आ गई -2x, तो मतलब ये भी ऑप्शन खत्म और ये भी ऑप्शन खत्म।
अब क्या देखना है, फोर्स कांस्टेंट। एफ क्या होता है भाई, माइनस के एक्स। हुक्स लॉ से एफ क्या होता है, माइनस के एक्स। और यहां से के की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2। के विल बी इक्वल टू 2। के विल बी इक्वल टू 2। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट -1 तो हो ही नहीं सकता, वो तो हुक्स लॉ में होता, वो भी 1 होता, -1 नहीं होता। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। The orbital degeneracy of the level of a 1 electron atomic system with Z is equal to 5 and energy is equal to -13.6। देखो भाई, एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है -13.6 Z²/n²। ठीक है, Z की वैल्यू दे दी 5, यहां पर मैंने रख दिया 5, ये आ गया -13.6 25/n²। Z की वैल्यू दे रखी है 5 और एनर्जी 13.6 है, तो यहां से ये किसके बराबर, ये एनर्जी ये 13.6 के बराबर आ रही है, -13.6। तो इसको किसके बराबर कर दिया, -13.6 से 13.6 खत्म हो गया। तो यहां से n² की वैल्यू कितनी आ गई, n² की वैल्यू आ गई 25। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के अंदर डीजेनरेसी होती है, जी होती है n² के बराबर। अगर स्पिन को इंक्लूड कर दोगे, जैसा कि यहाँ कहा नहीं गया है, तो डीजेनरेसी का एक्सप्रेशन होता है ट्वाइस ऑफ n²। तो यहाँ स्पिन का कोई जिक्र नहीं है, तो सीधा n का स्क्वायर 25 ही क्या हो जाएगी, डीजेनरेसी हो जाएगी। ध्यान रहे, n डीजेनरेसी नहीं होती, आंसर 5 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि n का स्क्वायर डीजेनरेसी है, n डीजेनरेसी नहीं है। क्लियर होगा भाई यहां तक। चलिए अगले और आखिरी सवाल पर चलते हैं भाई। आपको कहना चाहता है, अगर हम एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, साई इज इक्वल टू a कैप इंटू फाई, देन फाई इज ऑल्सो नॉर्मलाइज, तब फाई भी नॉर्मलाइज होगा। वो कब होगा भाई, देखो अगर साई नॉर्मलाइज है तो साई स्टार इंटू साई डी टाउ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साई स्टार की वैल्यू रख दूंगा a फाई का कंजुगेट, ठीक है, इंटू a फाई डी टाउ इज इक्वल टू 1। इसका कंजुगेट करोगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों आपस में, फाई इंटू ए, ये आ जाएगा फाई स्टार इंटू ए स्टार, ए और पीछे फाई और क्या आ जाएगा डी टाउ इज इक्वल टू 1। कैप लगा दो भाई, ऑपरेटर है कोई दिक्कत नहीं है, कैप लगा देते हैं। तो फाई स्टार और फाई कब 1 होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन कब 1 होगा, जब ये अंदर वाला 1 हो जाएगा। जब क्या हो जाएगा, ए स्टार इंटू ए क्या हो जाए 1। ये कब पॉसिबल है, इफ ए इज यूनिटरी। ये तभी पॉसिबल है जब ए क्या होगा, यूनिटरी होगा, तब ए क्या होगा, यूनिटरी होगा। देखो भाई, ए फाई के ऊपर कंजुगेट, फिर ए फाई, ये 1 के बराबर है। जब ये 1 होगा, और ये 1 कब होगा, जब ए क्या होगा, यूनिटरी होगा। और ए यूनिटरी होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया आपके सामने दिसंबर 2016 के एग्जाम के। आगे आने वाले सेशंस में हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी पेपर के, तो उसके लिए तब तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।